साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस के इस सेशन में आपका स्वागत है। अभी तक हमने राजनीतिक विचारकों के बारे में चर्चाएं शुरू की थी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज इसी राजनीतिक विचारक के क्रम में प्लेटो को समाप्त करते हैं। प्लेटो के अंतिम पड़ाव में हम देखेंगे उनके कुछ विचारों को। इसके पहले के दो वीडियोस में हमने प्लेटो के बहुत सारे अलग अलग अवधारणाओं को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले जहां इसके पिछली क्लास में हमने चीजों को क्या किया था, रोका था। हमने देखा था कुछ विशेष सद्गुणों के बारे में, मनुष्य के व्यवहार में कुछ विशेष प्रधानताओं के बारे में, जिसके आधार पर समाज में मनुष्यों के वर्गीकरण की बात कही थी प्लेटो ने। साथियों वहीं से शुरू करते हैं और आगे के कुछ विचारों को देखते हैं। आपके सामने यहां पर टेबल बनी हुई है जिसपे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैंने आपको बताया था कि मनुष्य का जो व्यवहारिक स्वरूप होता है वो अलग अलग होता है, जिसके आधार पर प्लेटो कहते हैं कि समाज का भी वर्गीकरण किया जाता है। यह वर्ग अभावग्रस्त और संपन्न वर्ग नहीं है। यह मनुष्य की चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर, उसके व्यवहार के आधार पर, उसकी इच्छाओं के आधार पर बटे हुए वर्ग। इच्छा का मतलब होता है उसकी आंतरिक इच्छा क्या करने की है, उसमें भावना की प्रधानता है, तृष्णा की प्रधानता है या बुद्धि की प्रधानता है। चलिए साथियों उसको एक बार क्या करते हैं, समराइज करके आगे चलते हैं। आपके सामने ये छोटा सा आपका टेबुलेशन बना हुआ है, देखेंगे लिखा है सामाजिक वर्गों के प्रधान लक्षण तथा उपयुक्त सद्गुण। जैसा कि मैंने बताया कि प्लेटो ने पहले मनुष्य का वर्गीकरण किया है, फिर मनुष्य से मिलकर के बनने वाले समाज का वर्गीकरण किया है। यहां समाज के वर्गीकरण में तीन वर्ग सामने आते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, दार्शनिक, सैनिक और व्यापारी। ध्यान रखिएगा इनके जो प्रधान लक्षण है वो भी अलग अलग होते हैं। जो दार्शनिकों का प्रधान लक्षण होता है साथियों वो ज्ञान होता है, जबकि सैनिकों का प्रधान लक्षण मनोवेग या आप देखेंगे कि भावनाएं होती हैं। जबकि आप व्यापारी देखेंगे तो उसका सामान्य लक्षण क्या होता है, उसका लक्षण होता है साथियों तृष्णा या इच्छा। जैसे जैसे प्रधान लक्षण बदलते हैं साथियों वैसे वैसे आप देखेंगे कि इनके लिए जो सद्गुण है वो सद्गुण भी चेंज हो जाता है। चार प्रकार के सद्गुणों की हमने चर्चा की थी। जो सद्गुण चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं आप देखेंगे साथियों। जब हम बात करते हैं दार्शनिकों की, जो ज्ञान को प्रमुखता देते हैं, उनके लिए सद्गुण क्या होता है, विवेक होता है। साथियों जब हम बात करेंगे सैनिकों की, जो साहस या भावनाओं से भरे हुए होते हैं, जिनमें मनोवेग की प्रधानता होती है, उनके लिए ध्यान रखिएगा सद्गुण भी क्या होता है, साहस होता है। साथियों जो व्यापारी होते हैं, इच्छा की जिनमें प्रधानता होती है, ध्यान रखिएगा इच्छा का स्थान मैंने बताया था कमर में है, उनके लिए सद्गुण क्या होता है, संयम। इस प्रकार से सद्गुणों से जुड़कर के व्यक्ति एक अच्छा जीवन जी सकता है। लेकिन यहां हमारा उद्देश्य आदर्श राज्य की स्थापना तक पहुंचना है प्लेटो के अनुसार। इसलिए इन सभी सद्गुणों के ऊपर एक सद्गुण बताया है प्लेटो ने, जिसका हमने डिस्कशन पिछली क्लास में किया था, वो है न्याय। कौन सा सद्गुण है साथियों, न्याय। देखिए अगर मानव व्यवस्था को उपयुक्त रूप से चलाना है तो न्याय सद्गुण की स्थापना बहुत जरूरी है। ये आप देखेंगे पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है कि न्याय व्यवस्था मानव व्यवस्था के लिए जो सबसे उपयुक्त सद्गुण होता है साथियों वो न्याय होता है। और एक्चुअली न्याय की मांग, जो न्याय की मांग है वो क्या है, तो एक स्टेटमेंट में यहां पर समझा देते हैं प्लेटो क्या कहते हैं। कहते हैं समस्त व्यक्तियों को समस्त क्षमताओं के सर्वोच्च विकास और उसके सर्वोत्तम प्रयोग का अवसर दिया जाए। हर एक व्यक्ति को साथियों, हर एक व्यक्तियों को यह अधिकार होना चाहिए, हर एक व्यक्ति मनुष्य को यह अधिकार होना चाहिए कि उसके अंदर जो भी आप देखेंगे जो भी क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को अपने अच्छे लेवल तक वो विकसित करने का अवसर प्राप्त करे और उसके बाद उसके एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन, उसको यूज करने का भी उसे क्या मिले, पूरा पूरा अवसर मिले। यही न्याय की मांग होती है अगर हम प्लेटो के अनुसार न्याय को परिभाषित करें। इसलिए प्लेटो के न्याय में आप देखते हैं आधारभूत रूप से नैतिकता का पुट है। किसका पुट है, नैतिकता का पुट है। जैसा कि हमने क्या किया है, हर एक विचारक के संबंध में कुछ क्वेश्चंस आपको पहले दिए थे, आगे वाले सेशन में फिर से देंगे। ये क्वेश्चंस के अगर आप देखेंगे आंसर तक पहुंचना है तो आपको थोड़ा सा वीडियो में क्या करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। एक शब्द मैंने कहा आपसे साथियों कि यहां पर नैतिकता के आधार पर क्या है, न्याय की स्थापना की मांग की गई है। न्याय है क्या, हर एक व्यक्ति को अपने गुणों को सर्वोत्तम लेवल तक विकास करने का अवसर दिया जाए, साथ में सर्वोत्तम रूप से उसको व्यावहारिक रूप से उसके गुणों के प्रयोग का अवसर मिल जाए। पहले तो गुणों का क्या करना है, विकास करना है, फिर उसके बाद उस गुणों के प्रयोग का अवसर भी उसे देना है। यही न्याय है साथियों। आगे चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हमें डिस्कशन में लेनी है। आज जो डिस्कशन करना है हमें प्लेटो की कुछ विचारधाराओं को बेसिकली आधार बना करके, वो आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले प्लेटो की शिक्षा प्रणाली देखेंगे, फिर संपत्ति और स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था देखेंगे। ये अजीबो गरीब कॉन्सेप्ट है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में क्या अंतर है। फिर शॉर्ट में समराइज करेंगे कि प्लेटो का जो आदर्शवत
राज्य है या सब आइडियल स्टेट है, उसकी क्या मान्यताएं हैं, उसकी क्या अवधारणाएं हैं। सबसे पहले हम शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं साथियों। शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जैसी आज वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, जिसको हम कह सकते हैं कि बाबूगिरी की शिक्षा प्रणाली जो भारत में चलती है, प्लेटो कतई भी इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली का समर्थक नहीं था। हम आज से इसलिए तुलना कर रहे हैं क्योंकि आज की चीजों को देख करके आप प्राचीन विचारों को आसानी से समझ सकते हैं। आज क्या होता है साथियों, आप देखेंगे कि पहले किंडरगार्टन या जिसको शिशु क्लास कहते हैं, नर्सरी क्लास कहते हैं, वहां से बच्चा पढ़ना शुरू करता है, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड होकर के 12th स्टैंडर्ड तक जाता है, फिर कॉलेज, और कॉलेज में पहले एक आप देखेंगे अंडर ग्रेजुएशन, फिर पीजी की डिग्री करता है। ये जो पूरी की पूरी शिक्षा है, किताबी शिक्षा है साथियों, ये एक व्यवहारिक शिक्षा नहीं है। अगर हम प्लेटो की शिक्षा की बात करेंगे तो इससे बहुत ही अलग एजुकेशन सिस्टम का उन्होंने क्या किया था, प्रोजेक्शन किया था, उसको सामने रखा था। और ये शिक्षा व्यवस्था 1 2 4 10 15 20 साल तक नहीं, 50 साल तक चलनी थी। कितने साल तक चलनी थी साथियों? 50 साल तक चलनी थी। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, 50 साल तक चलने वाली शिक्षा व्यवस्था को कौन संचालित करेगा? तो राज्य संचालित करेगा। यहां पर जो बालक बालिकाएं होंगी, जितने भी बालक बालिकाएं हैं, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी। किसी को भी शिक्षा से अलग नहीं रहने दिया जाएगा, सभी को शिक्षा दी जाएगी। दूसरी बात, शिक्षा की व्यवस्था कोई निजी क्षेत्र ना करके राज्य करेगा, और जितने भी बालक बालिकाएं हैं वो राज्य के संरक्षण में ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। यहां पर शिक्षा व्यवस्था का जो कैटेगराइजेशन है, एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, आपके पास पीछे लिखा हुआ है, जिसको देख करके आप नोट डाउन कर सकेंगे। एक बार पहले मैं शॉर्ट में समराइज कर दूं। देखिए, प्लेटो कहते हैं कि सबसे जरूरी बात है हेल्थ इज वेल्थ। हम बोलते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास हो सकता है। यह बात कहीं ना कहीं प्लेटो के जमाने में उनकी शिक्षा व्यवस्था में देखी जा सकती है। प्लेटो कहते हैं कि सबसे पहले 10 वर्ष तक की आयु तक, जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता, तब तक सभी बच्चों को शारीरिक शिक्षा दी जानी चाहिए। शारीरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है साथियों? ताकि बच्चा जब जीवन के अगले पड़ाव में, अगली उम्र में जाए, वयस्क हो, तो वहां पर उसको औषधियों की आवश्यकता ना हो। औषधियों की आवश्यकता ना हो मतलब उसका शरीर इतना मजबूत हो जाए, इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी क्षमता इतनी मजबूत हो जाए कि उसको औषधियों, मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े। कितनी व्यवहारिक बात है साथियों। क्या आज की शिक्षा व्यवस्था में ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है क्या? बच्चों को किताबें पकड़ा दी जाती, बस जाके पढ़ लीजिए। प्लेटो ऐसा नहीं कहता। प्लेटो कहता है कि 10 वर्ष तक की आयु केवल और केवल शारीरिक शिक्षा दी जाए, क्योंकि शरीर मजबूत होगा तभी आगे व्यक्ति जीवन में संघर्ष में कामयाब हो सकता है। इसके बाद जब 11वां से 16वां वर्ष रहेगा, तो 11 से 15-16 वर्ष की आयु तक साथियों देखते हैं कि ये कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा के बाद जरूरी है कि संगीत की शिक्षा दी जाए। अजीब सा कॉम्बिनेशन। संगीत की शिक्षा की क्या आवश्यकता है? किस उद्देश्य से संगीत की शिक्षा लेनी चाहिए? साथियों, संगीत की शिक्षा इसलिए ली जाए कि शारीरिक मजबूती के साथ साथ प्रत्येक बच्चे में मानसिक मृदुलता आ जाए या मेंटल सॉफ्टनेस आ जाए, चीजों को महसूस करने, चीजों के प्रति संवेदना की क्षमता उसमें आ जाए। और इसके लिए संगीत से अच्छा माध्यम साथियों कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कहा है कि जो सेकंड स्टेज रहेगा वो क्या रहेगा? संगीत की शिक्षा का रहेगा। लेकिन संगीत की शिक्षा के साथ साथ साथियों ध्यान रखिएगा, यहां पर गणित, विज्ञान और इतिहास की भी शिक्षा दी जाएगी कुछ हद तक, कुछ सीमा तक, ताकि बच्चों में उसको जानने की रुचि जागृत हो जाए और आगे चल करके उसके बारे में विशद अध्ययन, वो व्यवहारिक अध्ययन, विस्तृत अध्ययन कर सके। साथियों, जो चीजें मैं बोल रहा हूं आपको लग रहा होगा कि मुझे पीछे की चीजों से उनसे इंटरलिंक कर देना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि मैंने पूरी चीज समझा दी तो पीछे पता नहीं आएगा कि नहीं समझ में। चिंता वाली बात नहीं, चलिए ये भी कर लेते हैं। देखेंगे साथियों, लिखा हुआ है कि आदर्श राज्य की स्थापना और दार्शनिकों के शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए 2 बातों पर ध्यान दिया है। किसने? प्लेटो ने 2 बातों पर ध्यान दिया है। सबसे पहली बात है राज्य के समस्त नागरिकों के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था। उसके बाद दूसरी बात है साथियों, संरक्षक वर्ग के लिए एक विशेष जीवन पद्धति। जो जीवन पद्धति है, ध्यान रखिएगा, उसमें क्या होगा? उसमें होगा संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद। साम्यवाद एक नई अवधारणा में हम देखते हैं तो इसको मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स से जोड़ते हैं, बट ये क्या है इसको हम आगे देखेंगे। चलिए देखेंगे क्या होता है संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद, स्त्रियों का साम्यवाद। लेकिन उससे पहले पूरी शिक्षा व्यवस्था जिसको डिस्कशन में हमने लिया था उसको पहले कंप्लीट करते हैं। देखेंगे साथियों, सबसे पहले प्लेटो की विशेष शिक्षा प्रणाली में जैसा मैंने आपको बताया कि सभी नागरिकों, बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा के समान अवसर होने चाहिए। साथियों, उसको नोट डाउन करते जाइएगा। मैं थोड़ा सा 5 सेकंड का समय दे दूंगा ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट ले सके। देखेंगे नवजात शिशुओं को उनके माता पिता से अलग
करके जो बच्चे पैदा होंगे, जो बेसिकली चाइल्ड होगा, उसको माता पिता के संरक्षण में नहीं रखा जाएगा, उससे अलग करके राज्य उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। लिखा हुआ है नवजात शिशुओं को उनके माता पिता से अलग कर राज्य अपने संरक्षण में लेगा और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से भी समझाई साथियों कि राज्य ही उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा, माता पिता शिक्षा की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। आगे देखेंगे साथियों कि 10 वर्ष तक की आयु में आप देखेंगे क्या होगा, शारीरिक शिक्षा, जैसी मैंने बताई थी। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, सुदृढ़ स्वास्थ्य की नींव, ताकि भविष्य में औषधियों की आवश्यकता ना पड़े। नेक्स्ट देखेंगे साथियों उसके बाद कि 11 से 15 वर्ष की आयु तक क्या होगा। 11 से 15 वर्ष तक की आयु में आप देखेंगे संगीत की शिक्षा होगी। संगीत की शिक्षा क्यों, मजबूत शरीर के साथ साथ मानसिक मृदुलता, एक मेंटल सॉफ्टनेस भी उस बच्चे में विकसित होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ है कि शारीरिक सुदृढ़ता के साथ साथ बालक बालिकाओं में मानसिक मृदुलता का विकास भी जरूरी है। इसके साथ साथ साथियों ध्यान रखिएगा कि गणित, विज्ञान और उसके साथ इतिहास की भी शिक्षा दी जाएगी, ताकि उसके प्रति भी बच्चों में एक रुचि जागृत रहे, आगे उसके बारे में और जानने की उनके अंदर एक इच्छा बनी रहे। साथियों ध्यान रखिएगा कि जब 15 वर्ष के बाद 16 वर्ष आएगा तो 16 से 20 वर्ष तक नैतिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। देखिए ये लिखा हुआ है कि 16 से 20 वर्ष की आयु में क्या होगा साथियों, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था होगी। नैतिक शिक्षा मतलब एक अच्छा इंसान व्यक्ति बन सके, नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी, अच्छे बुरे नीर शीर विवेक कर लेने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। साथियों जब 20 वर्ष तक की शिक्षा ये नैतिक शिक्षा के साथ पूरी हो जाएगी तो इसके बाद उसका पहला एग्जामिनेशन होगा, पहली परीक्षा होगी 20 वर्ष की आयु में। साथियों यही चीज मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि 20 वर्ष की आयु में क्या होगी, प्रथम विशाल परीक्षा का आयोजन होगा, जिस परीक्षा को सभी बालक बालिकाएं, सभी बच्चे देंगे। इस परीक्षा में साथियों ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति सफल हो जाएगा, मतलब जो छात्र सफल हो जाएंगे उनके लिए आगे शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन जो अनुत्तीर्ण होंगे, जो अनसक्सेसफुल रहेंगे, जो सफल नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, तो साथियों उनको भेज दिया जाएगा व्यवहारिक जीवन में कि जाइए आप किसान बनिए, आप मिस्त्री बनिए, आप व्यापार करिए, अपना काम शुरू कर दीजिए, आपको आगे शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, यही चीज लिखी हुई है कि यदि विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होता है तो उसे व्यापारी, मिस्त्री या किसान बनने के लिए व्यवहारिक जीवन में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर जो छात्र सफल होंगे फिर उन्हें उच्च कोटि की शिक्षा दी जाएगी साथियों 21 से 30 वर्ष की आयु तक, और ये उच्च कोटि की शिक्षा होगी शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक या नैतिक शिक्षा। यही चीज लिखी हुई है, देखेंगे कि जो छात्र सफल होंगे उन्हें उच्च कोटि की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक शिक्षा दी जाएगी 21 वर्ष से 30 वर्ष की आयु तक। अब आगे देखेंगे साथियों इसमें कि 21 से 30 वर्ष की आयु तक जब उसको क्या दिया गया, उच्च कोटि का मेंटल, उसके बाद फिजिकल और मॉरल एजुकेशन दिया गया, फिर क्या होगा, फिर देखेंगे 30 वर्ष की आयु में दूसरी महान परीक्षा का आयोजन होगा। जो 30 वर्ष की आयु में क्या होगी, दूसरी महान परीक्षा होगी साथियों। फिर से यहां पर कुछ लोग फेल होंगे, कुछ लोग पास होंगे। जो साथियों असफल रहेंगे, अनुत्तीर्ण रहेंगे, उनकी आगे शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, उनको सहायक के रूप में कार्य करने के लिए भेज दिया जाएगा। यहां सहायक से क्या संदर्भित है, यहां सहायक से संदर्भित है सेना या सैनिक या सेना में कार्य करने वाले लोग। ध्यान रखिएगा, वही चीज लिखी हुई है यहां पर कि जो छात्र पहले देखेंगे असफल होंगे उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें सहायक, ये लिखा हुआ है सहायक, और या फिर बोल सकते हैं कि सैनिक बनने के लिए भेज दिया जाएगा या सेना में कार्य करने के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन जो सफल होंगे उनका क्या, जो छात्र इसमें भी सफल हो जाएंगे उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जाएगा, उनको विशेष छात्र माना जाएगा साथियों। और ध्यान रखिएगा कि आगे यह लिखा हुआ है कि जो सफल छात्र हैं साथियों उन्हें 21 से 35 वर्ष की आयु तक दर्शन शास्त्र की विशेष शिक्षा दी जाएगी। आप देख रहे हैं साथियों यहां पर दर्शन शास्त्र को, जैसा कि हमने न्याय के सिद्धांत में भी देखा था कि दर्शन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और दर्शन शास्त्र की शिक्षा केवल कुछ लोगों के लिए होगी। 30 से 35 वर्ष की आयु तक आप देखेंगे कि दर्शन शास्त्र की जो शिक्षा मिलेगी, यहां पर दर्शन शास्त्र की शिक्षा क्यों दी जाएगी, ताकि व्यक्ति संरक्षक वर्ग में सत्ता को संभालने के लायक बन सके। यह चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि 30 से 35 वर्ष की आयु तक, यहां पर मैं 30 कर दूं, थोड़ा सा यहां पर 30 करना पड़ेगा, 30 से 35 वर्ष की आयु तक उसे दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा 35 वर्ष की आयु के बाद क्या होगा, इन 5 वर्षों की शिक्षा के बाद साथियों देखेंगे कि 35 मतलब अब एक साल आगे ले लें, 36 से 50 वर्ष की आयु तक उस व्यक्ति को
व्यवहारिक जीवन में छोड़ दिया जाएगा, जिसने दर्शन शास्त्र की शिक्षा ली है, और व्यवहारिक समस्याओं से जूझने के लिए उसे कहा जाएगा, ताकि उन समस्याओं के समाधान का भी उसके अंदर क्या आ जाए, एक क्वालिटेटिव अप्रोच आ जाए, एक गुण आ जाए, एक कौशल आ जाए। यही चीज यहां पर लिखी हुई है। देखेंगे कि सफल विद्यार्थियों को 30 से 35 वर्ष तक दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। 30 से 50 वर्ष, फिर उसके बाद 36 से 50 वर्ष की आयु तक, ध्यान रखिएगा, 36 से 50 वर्ष की आयु तक इन्हें सांसारिक जीवन में लौट करके यथार्थ जीवन की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। जब ये यथार्थ जीवन की समस्याओं से जूझेंगे साथियों, तो जितनी चीजें इन्होंने किताबी ज्ञान में या गुरुकुल में या जिसको बोल सकते हैं दर्शन केंद्र में या जो बोल सकते हैं स्कूल्स में इन्होंने शिक्षा ली है, उस शिक्षा का व्यवहारिक प्रयोग कैसे किया जाए, ये बात ये सीख लेंगे। इसलिए इनको क्या किया जाएगा, 36 से 50 वर्ष मतलब 14-15 साल के इस विशाल पीरियड के लिए कहां छोड़ दिया जाएगा, समाज में, और इनके ऊपर नजर भी रखी जाएगी साथियों कि आप किस प्रकार से व्यवहारिक अनुभव ले रहे हैं और वो अनुभव आपको किस प्रकार के व्यक्तित्व से जोड़ रहा है, आपके अंदर क्या विकास चल रहा है। साथियों देखेंगे इसके बाद कि 50 वर्ष के बाद क्या होगा, ध्यान रखिएगा, एक अंतिम कठोर एग्जामिनेशन होगा, लास्ट बट टफ एग्जामिनेशन होगा। जो इस अंतिम कठोर एग्जामिनेशन को पास कर लेगा वो दार्शनिक बच जाएगा और उसे शासन या सत्ता सौंप दी जाएगी। लेकिन जो फेल हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, उनका क्या होगा, उनके लिए व्यवस्था यह है कि उनको वापस सहायक वर्ग में या सेना के वर्ग में शामिल कर दिया जाएगा। साथियों यही बात यहां पर लिखी हुई है। देखेंगे कि 50 वर्ष की आयु में अंतिम कठोर परीक्षा होगी। जो इसमें सफल होंगे वे राज्य के शासक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे साथियों, राज्य के शासक बन जाएंगे। जबकि असफल विद्यार्थियों को सहायक वर्ग के साथ मिला दिया जाएगा। शिक्षा जो बिल्कुल बचपन से शुरू हुई वो 50 वर्ष तक चली, लेकिन यहां पर एक छन्नी लगी हुई है। छन्नी लगी मतलब छन्ना लगा है कि फिल्टर कर करके केवल कुछ लोगों को आगे की शिक्षा दी जाएगी, जो योग्य नहीं है उनको व्यवहारिक समाज में वापस भेज दिया जाएगा ताकि वो सामाजिक कार्य करें, परिवार बनाए। मैंने कहा परिवार बनाए, लेकिन ये परिवार बनाने की अनुमति उन्हें नहीं होगी जो संरक्षक वर्ग में आ गए, जो दार्शनिक बन गए या जो सहायक बन गए या जिन्होंने उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर ली। साथियों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यही लिखा है कि वस्तुतः इस प्रकार तैयार दार्शनिक, किस प्रकार तैयार दार्शनिक, जिन्होंने 50 वर्ष की पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली है, इस प्रकार तैयार दार्शनिक शासन और सत्ता के संभालने के योग्य हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे योग्य, उनमें क्या चीज आ जाएगी साथियों, उनमें सत्ता लोलुपता समाप्त हो जाएगी। उनके अंदर सत्ता या शासन को प्राप्त कर लेने या धन संपत्ति को प्राप्त कर लेने या स्त्री को प्राप्त करने लेने का ये सारा का सारा लालच समाप्त हो जाएगा। मतलब भ्रष्टाचार शून्य व्यक्तित्व बन जाएगा उनका। यही चीज लिखी हुई है। साथ ये देखेंगे कि सत्ता संभालने योग्य होंगे क्योंकि उनके मन में न तो सत्ता का मोह होगा और न ही वे शासक बनने के इच्छुक होंगे। कह सकते एक संत व्यक्ति, क्या किसी संत को, किसी ऋषि मुनि को आज आप मान लीजिए प्रधानमंत्री देश का बनाएंगे तो बनना चाहेगा? नहीं। उसको अपने जीवन में अपने परमात्मा से मतलब है, वो आंतरिक विकास में रुचि लेता है, उसको बाहर की भौतिक आवश्यकताओं से कोई लेना देना ही नहीं है। बाहर की जो उसकी भौतिक उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, उसका भी उसकी नजर में कोई भी किसी प्रकार का कोई काउंट नहीं है, कोई गणना नहीं है। वो तो आंतरिक विकास और ईश्वर से जुड़ने के लिए क्या होता है, तैयार रहता है। उसका आध्यात्म या उसकी स्पिरिचुअलिस्टिक अप्रोच क्या करती है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए निरंतर तत्पर रहती है। लेकिन समाज में रहकर के प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होता। जब ऐसे व्यक्ति का यह लक्ष्य नहीं है और उसे हमने सत्ता दे दी तो सत्ता वो संभालेगा लेकिन संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह चीज ध्यान रखिएगा। कितना अच्छा विचार है, ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण ये कर रहे हैं जो व्यक्तित्व अपने आप में ऐसा परिपूर्ण होगा साथियों, इस प्रकार के जिसको बोल सकते हैं गुणों से, क्वालिटीज से, कौशल से भरा होगा कि आज जो स्थिति है, आज देखेंगे राजनीति सबसे बड़ी क्या हो गई है, बिजनेस फैक्ट्री हो गई है। राजनीति में व्यक्ति इसलिए जाता है कि एक बार सफल हो जाएगा तो पुश्तों के लिए वो कमा करके रख लेगा। भ्रष्टाचार, ये जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को क्या कर दिया गया है, बिल्कुल व्यक्तित्व का हिस्सा बना करके राजनीति में प्रवेश करने का एक मौका हर एक व्यक्ति ढूंढने लगा है। बट यहां जो प्लेटो है बिल्कुल अलग बात कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को राजनीति के आसपास भी नहीं भटकने देना है। राजनीति वही करे, सत्ता वही संभाले जो दार्शनिक हो, मतलब जिसके अंदर सत्ता लोलुपता ना हो, जिसके अंदर सत्ता का कोई लालच ना हो। ऐसा व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ शासक हो सकता है। इसमें गलत क्या है?
ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, आज के इस आप देखेंगे दौर में जो प्लेटो के सिद्धांत हैं, क्या उन सिद्धांतों को मान्यता है? बिल्कुल नहीं है। हर एक व्यक्ति लालची, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ भ्रष्ट आचरण के पुट है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे, इसीलिए प्लेटो के आदर्श राज्य की संकल्पना कहीं पूरी होती नहीं दिखती। इससे परेशान होकर के, और जो उसके व्यवहारिक अनुभव थे, मैंने आपको बताया था डायोनीसियस सिराक्यूज, जहां पर वो गया था आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, उसने अपने काम को शुरू किया, तो वहां पर उसको बंदी बना लिया गया और उसके बाद उसे गुलाम बना करके भेज दिया गया। पिछले वीडियोस में आप देखिएगा, सारी स्टोरी मैंने बताई थी। साथियों ध्यान रखिएगा, इन सब व्यवहारिक अनुभवों, कटु अनुभवों से उसने सोच लिया मनुष्य अपूर्ण है, उसके व्यवहार में पूर्णता नहीं है, इसलिए दार्शनिकों की सत्ता स्थापित नहीं होने देगा ये मानवीय समाज। इसलिए आवश्यकता है आज आदर्शवत राज्य की। आदर्श राज्य संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार की अपूर्णता आदर्श राज्य को स्थापित नहीं होने देगी। और आदर्शवत राज्य जो कानून पर आधारित है, वही इस पूरे समाज और राज्य का सच बनेगा। बिल्कुल सही बात है। आज से 2500 साल पहले एक व्यक्ति इतनी बड़ी बात कह करके चला गया। चलिए आगे देखेंगे साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए अभी और है प्लेटो में। देखेंगे यहां पर संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद। ये संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझिए। साम्यवाद का एक कॉन्सेप्ट है, आगे हम देखेंगे आधुनिक साम्यवाद जो कार्ल मार्क्स और उनके सहयोगियों ने विकसित किया है, क्या उससे प्लेटो का साम्यवाद मैच करता है, उसी के जैसा है? तो आप देखेंगे बिल्कुल नहीं है। पहले अभी हम प्लेटो के साम्यवाद की चर्चा कर लें, फिर उसके बाद आधुनिक साम्यवाद से उसकी हम तुलना भी देख लेंगे। इस पे प्रश्न भी बहुत आते हैं साथियों। ये चर्चा हम केवल उसी हिसाब से कर रहे हैं ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी हो सके, ठीक है ना। हम केवल उन्हीं विचारों को ले रहे हैं जो विचार आपकी परीक्षा के लिए, परीक्षा पास करने के लिए जरूरी है। देखिए साथियों, हम यहां बात करेंगे संपत्ति का और स्त्रियों का साम्यवाद। होता क्या है, आज के युग में आप देखेंगे परिवार की मान्यता है, परिवार का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन जब हम प्लेटो की बात करते तो उस समय भी परिवार की मान्यता थी, परिवार का महत्व था। लेकिन प्लेटो ने समाज को सबसे पहले शिक्षा के आधार पे दो वर्गों में बांट दिया। एक लोग जो शुरुआती दौर में ही शिक्षा के पहली परीक्षा में ही असफल हो गए, उनको व्यवहारिक जीवन में भेज दिया और कहा कि आप व्यापारी बन जाओ, किसान बन जाओ, मिस्त्री बन जाओ, अपने जीवन को चलाओ, अपना परिवार चलाओ, कोई लेना देना नहीं, आप खुश रहो, ठीक है। लेकिन जो पहले चरण को पास करके दूसरे तीसरे चरण तक पहुंच गया और उसको भी क्लियर कर लिया उनने, या सहयोगियों के ग्रुप में पहुंच गए या दार्शनिक बन गए, उनके लिए विशेष जीवन पद्धति बता दी है। क्या विशेष जीवन पद्धति? उनको अपना परिवार नहीं बनाना है, ठीक है, और न ही उनकी कोई निजी संपत्ति होगी, ना तो उनका अपना परिवार होगा, ना तो उनकी अपनी निजी संपत्ति होगी। पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, सभी आपस में पति पत्नी होंगे। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जो बच्चे जन्म लेंगे उस बच्चे के माता पिता के बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं कराया जाएगा और न ही माता पिता को बच्चे के बारे में कोई आभास कराया जाएगा। बच्चों का संरक्षक और पालक कौन बनेगा? बच्चों का संरक्षक और पालक साथियों ध्यान रखिएगा राज्य बनेगा। मतलब व्यक्ति का मोह यहां पर समाप्त हो जाएगा स्त्री के प्रति और अपने बच्चों के प्रति। तो यहां पर वो केवल पूरी तत्परता और संलग्नता से राज्य के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर उसके अंदर मोह है तो उस मोह के अंतर्गत वो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अगर उसने परिवार बना लिया तो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा? भ्रष्टाचार करेगा। यहां परिवार से ही उसको अलग कर दिया गया साथियों। यहां पर उस बच्चे का पिता और माता कौन बन जाएगा? राज्य बन जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी स्त्री पुरुष हैं, सभी बच्चों के माता पिता होंगे। और ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई भी स्त्री पुरुष अपना एक व्यक्तिगत परिचय किसी बच्चे के साथ नहीं करेगा या किसी बच्चे का व्यक्तिगत परिचय उसके माता पिता के साथ नहीं कराया जाएगा। क्या व्यवहार में ऐसी व्यवस्था हो सकती है? क्या इतना आधुनिकतम विचार के साथ ये मानव समाज जी सकता है कि परिवार ही ना हो फिर भी परिवार हो और उसमें साझा व्यवस्था हो? साझा व्यवस्था का मतलब है कि हर एक पुरुष हर एक स्त्री का उपभोग कर ले, हर एक स्त्री हर एक पुरुष का उपभोग कर ले। साथियों, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा माहौल है जो सामाजिक अराजकता की भी बात करता है, सामाजिक अव्यवस्था की भी बात करता है, अगर आज के माइंड सेटअप, आज की परिवार प्रणाली के हिसाब से इस बात को देखा जाए। लेकिन वहीं राज्य के हित में, राज्य को मजबूत बनाने के संदर्भ में देखा जाए तो शायद सही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा साथियों, एग्जाम्पल्स केवल आपको समझाने के लिए हैं। चाइना एक देश है, वहां पर अभी मुस्लिम्स के लिए डिटेंशन कैंप चलाए जा रहे हैं। मुस्लिम्स का अपना धार्मिक विचार है, उन विचारों के अनुसार उनको चलना है क्योंकि उन्होंने उस धर्म को अपनाया है।
लेकिन चाइना केवल चाइनीज धर्म और कम्युनिस्टिक धर्म को ही क्या करता है, सभी को फॉलो कर देने की बात कर रहा है। और जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं साथियों, उनको एक विशेष शिक्षा पद्धति के अंतर्गत माता पिता से अलग कर दिया जाता है, डिटेंशन कैंप ले जाया जाता है और उनको केवल साम्यवादी शिक्षा प्रणाली से जोड़ दिया जाता है। जब यही बच्चा कल सामने आएगा तो ये मुसलमान नहीं होगा, मुस्लिम समाज के बारे में कुछ नहीं जानेगा, केवल ये इतना जानेगा कि साम्यवाद क्या है और राष्ट्रहित क्या है, राज्यहित क्या है, और उससे वो जुड़ने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं उसके धार्मिक विचार भी यहां पर क्या हो गए, उस शून्य हो गए। माता पिता से बच्चों का लगाव हो गया। तो थोड़ा सा प्लेटो की झलक आप चाइनीज डिटेंशन कैंप में देख सकते हैं, जो मुस्लिमों के लिए चलाया जा रहा। अच्छा या खराब है, ये चाइना के दृष्टिकोण की बात है। बात यहां पर है कि प्लेटो यही कहता है कि माता पिता का बच्चे के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होना चाहिए, हर एक स्त्री पुरुष हर एक बच्चे का माता पिता होना चाहिए। थोड़ा सा देखेंगे क्या लिखा हुआ है। प्लेटो ने संरक्षक वर्ग में कौन शामिल होंगे, दार्शनिक, और दार्शनिक के साथ साथ सैन्य वर्ग या सहयोगी वर्ग को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए, किससे, भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए विशेष जीवन पद्धति की व्यवस्था दी है, जिसमें संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद होगा। अर्थात न तो व्यक्तिगत परिवार होंगे, परिवार व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं बना सकेगा संरक्षक वर्ग में, ठीक है ना, और न ही व्यक्तिगत संपत्ति होगी, सब कुछ साझा होगा। क्या होगा, सब कुछ साझा होगा। इतना आसान नहीं साथियों इस व्यवस्था को बनाना। कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा परिवर्तन है, ये परिवर्तन क्या संभव है समाज में, ये एक विचार की विषय वस्तु है, हम देखेंगे। लेकिन प्लेटो ने व्यवस्था दी है। उसके बाद देखेंगे किसी भी स्त्री पुरुष को अपनी संतान को पहचानने का अवसर नहीं दिया जाएगा, किसी भी स्त्री पुरुष को अपनी संतान को पहचानने का अवसर नहीं दिया जाएगा। मतलब जैविक माता पिता की तो अवधारणा ही यहां पर समाप्त हो गई। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, आज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने साथियों प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या आप ये समझ सकते हैं आज की दुनिया में कि जैविक माता पिता का जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म कर दिया जाए तो समाज मान लेगा? हां, ये कह सकते हैं कुछ प्रिमिटिव कल्चर से जुड़े लोग हैं, कुछ आदिवासी सभ्यता और संस्कृति ऐसी हैं जहां पर जैविक माता पिता होता नहीं है। जैसे नायर जनजाति, यहां पर सामाजिक पिता होता है, माता तो जैविक ही होती है बट सामाजिक पिता होता है। यहां तो जैविक माता की भी पहचान खत्म करने की बात की जा रही है। इतना आमूलचूल परिवर्तन शायद कोई स्वीकार ना कर सके, लेकिन प्लेटो ने 2500 साल पहले ही इतनी बड़ी व्यवस्था की बात राज्य के हित में, राज्य को मजबूत बनाने के लिए और एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए कह दी। साथियों लिखा हुआ है कि किसी भी स्त्री पुरुष को अपनी संतान को पहचानने का अवसर नहीं दिया जाएगा, न ही शिशु को माता पिता की पहचान बताई जाएगी। बच्चे से नहीं बताया जाएगा कि आपके माता पिता ये हैं। वस्तुतः होगा क्या, संरक्षक वर्ग के सभी स्त्री पुरुष सभी बच्चों के माता पिता होंगे। संरक्षक वर्ग के सभी स्त्री पुरुष सभी बच्चों के माता पिता होंगे। साथियों अब यह व्यवस्था अपने आप में बड़ी आलोचनात्मक व्यवस्था तो बनेगी ही, क्योंकि एक ऐसा विचार है जिसको समाज स्वीकार तो करेगा नहीं। आगे देखेंगे साथियों, और सभी एक ही घर के सदस्य माने जाएंगे। परिवार और परिवार का घर अलग अलग होता है। आज आप देखोगे समाज में कि एक परिवार अपने लिए अलग व्यवस्था करता है, लेकिन यहां पर तो साथियों केवल एक क्या होगा, केवल एक दुर्ग होगा, केवल एक राजमहल होगा, और इस राजमहल में सारे के सारे स्त्री पुरुष रहेंगे और उनकी बच्चों की देखभाल के लिए वही व्यवस्था रहेगी। स्त्री पुरुष में किसका कौन सा बच्चा उसको ये भी पहचान नहीं होगी। साथियों देखेंगे कि फलतः किसी के भी मन में क्या होगा, अगर ऐसी व्यवस्था दे दी जाए तो होगा क्या, किसी के भी मन में मोह पैदा नहीं होगा और सभी निर्लिप्त भाव से राज्य की सेवा करेंगे। सभी निर्लिप्त भाव से राज्य की सेवा करेंगे। निर्लिप्त भाव मतलब जिसको बोल सकते हैं निष्काम भाव से, कोई भी मतलब नहीं है संसाधनों को ले लेने का, सत्ता लोलुपता भी नहीं है उसमें, केवल एक ही उद्देश्य है लोगों का कि हमें क्या करना है, राज्य की सुरक्षा, राज्य का विकास और राज्य के लिए कार्य करना है। ठीक है, अपने लिए अपने परिवार के लिए कोई कार्य नहीं करना, क्योंकि परिवार का तो कॉन्सेप्ट ही यहां खत्म हो गया। परिवार की आज जो परिभाषा समाजशास्त्र में है वो परिभाषा तो समाप्त हो गई। यहां पर तो एक साझा समूह है, परिवार तो है नहीं। प्लेटो ने क्या कहा, एक साझा समूह बनाने की बात कही है और परिवार के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं संरक्षक वर्ग के लिए समाप्त कर दिया है। साथियों आगे देखेंगे
प्लेटो का ये जो साम्यवादी विचार है ये है क्या? ये उसकी शिक्षा व्यवस्था का ही पूरक उपकरण कहलाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। ये बहुत अच्छा प्रश्न के साथ साथ आप ध्यान रखिएगा, विचारों का निष्कर्ष है कि जो शिक्षा व्यवस्था दी है 50 वर्षों की प्लेटो ने, उस शिक्षा व्यवस्था का ही पूरक उपकरण क्या है आपका? आप ये देखेंगे जो साम्यवादी व्यवस्था है। देखिए साथियों, जो दार्शनिक होता है, दार्शनिक मतलब संत होता है, मतलब जिसने ज्ञान की पराकाष्ठा प्राप्त कर ली हो और साथ में व्यवहारिक जीवन में उसका अनुभव भी कर लिया हो, अब शायद परिवार उसके लिए महत्वहीन हो जाता है। ये बात कहीं ना कहीं सही है। अब बात यह है कि जो व्यक्ति उस स्तर तक पहुंचा है, वहां उससे पूछा जाए कि परिवार का उसके लिए क्या रेलेवेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, तो वो चीज ज्यादा अच्छे सामने आएगी। बट समाज में ऐसे लोग कम हैं। हम आज ये कह सकते हैं कि जब हम महात्मा बुद्ध की बात करते हैं जो दर्शन के श्रेष्ठ थे, या महावीर स्वामी की बात करते हैं, तो शायद उनके लिए परिवार का महत्व नहीं था। क्यों नहीं था? शायद इसलिए वो परिवार में वापस लौट करके नहीं आए। केवल संत बनकर के उन्होंने क्या किया? लोगों को उपदेश दिया और समाज को सुधारने का कार्य किया। ये बात अलग है कि सत्ता अपने हाथ में नहीं ली, केवल दार्शनिक रूप से उन्होंने क्या किया? समाज को सुधारने के लिए प्रवचन किए। लेकिन यहां प्लेटो की व्यवस्था ऐसे ही व्यक्तियों की तरफ संकेत करती है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान से परिपूर्ण हो, जो ज्ञान से परिपूर्ण हो और जिसको हर एक समस्या का समाधान पता हो, हर एक व्यक्ति की तकलीफ को दूर करने का जिसके पास जरिया हो, कोई ना कोई उपकरण हो, तो साथियों शायद उसके लिए उतने उस ऊपर के स्तर पे पहुंचने के बाद शायद उसके लिए परिवार का महत्व समाप्त हो जाता है। तो यहां प्लेटो की पूरी पूरी आलोचना भी नहीं कर सकते, क्योंकि 50 वर्षों के जीवन में जो शिक्षा से और व्यवहारिक शिक्षा से जुड़ा रहेगा, वो कहीं ना कहीं परिवार के महत्व को अपना नहीं सकेगा। उसके लिए पूरा समाज ही परिवार बन जाता है। लेकिन जो भौतिक जरूरतें होती हैं, जो प्राकृतिक जरूरतें होती हैं, उनको भी पूरा करना जरूरी है। इस वजह से जो बच्चों की व्यवस्था है, या इस वजह से एक जो साझा पति पत्नी की व्यवस्था है, वो व्यवस्था प्लेटो द्वारा दी गई है। एक एडवांसमेंट तो है, स्वीकार्य है या नहीं है अलग बात है, लेकिन एक बहुत अच्छी व्यवस्था ये है। आगे देखेंगे साथियों कि प्लेटो का यह साम्यवाद उनकी शिक्षा प्रणाली का ही पूरक उपकरण कहलाता है। अब देखिए, हमने यहां पर प्लेटो के साम्यवाद की चर्चा कर ली, लेकिन आज क्या हम प्लेटो के साम्यवाद को ही कम्युनिज्म या साम्यवाद के नाम से जानते हैं? तो साथियों नहीं। आज हम साम्यवाद की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यह बात आ जाती है कि यह आर्थिक आधारों पर दी गई विचारधारा है, जिसमें अभावग्रस्त वर्ग और जो समृद्ध वर्ग है उनके बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। क्योंकि जो संसाधनों पर स्वामित्व है, यह स्वामित्व कहीं भी आप देखेंगे संपन्न वर्ग का नहीं होता। यह स्वामित्व किसका हो जाता है? अभावग्रस्त वर्ग का, सर्वहारा वर्ग का, और वही शासन सत्ता भी चलाता है, आर्थिक संसाधनों का उपभोग भी करता है। यह व्यवस्था कार्ल मार्क्स ने दी है। साथियों, जो यह व्यवस्था है, यह व्यवस्था क्या प्लेटो के साम्यवाद जैसी है? तो बिल्कुल नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है। दोनों के अंतर को शॉर्ट में हम एक टेबुलेशन फॉर्म में समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आधुनिक साम्यवाद है, जैसे चाइना और रशिया ने बेसिकली इसको अपनाया था, यह साम्यवाद यह कहता है कि जो उत्पादन के साधन है, सबसे पहली बात है साम्यवाद आएगा कैसे, आगे हम कार्ल मार्क्स के विचार में डिस्कस करेंगे, बट शॉर्ट में बता दें कि जो उत्पादन के साधन है, उत्पादन की शक्तियां हैं, जब इनमें बदलाव होता है तो बदलाव के कारण आप देखेंगे संपूर्ण राजनीति शास्त्र में भी बदलाव हो जाता है, या राजनीतिक व्यवस्था में भी बदलाव हो जाता है। छोटा सा 1 मिनट का आपको यहां पर मैं एक हिंट दे देता हूं। साथियों, यह कहा जाता है कार्ल मार्क्स के द्वारा, अगर हम भारत के संदर्भ में देखें या विश्व के संदर्भ में देखें, कि सबसे पहले मनुष्य को जब किसी भी धातु का ज्ञान नहीं था कि अपने जीवन में कैसे उसको अच्छे से प्रयोग कर ले, तब तक वो क्या था? आप देखेंगे सामान्य रूप से कृषि करता था। सामान्य रूप से कृषि करके खाद्य संकलन करता था, खाद्य संकलन जंगल में जाकर के, और अपना काम चलाता था, जीवन को चलाता था। फिर उसको किसका ज्ञान हुआ? तांबे का ज्ञान हुआ। तो तांबे से उसने नए उपकरण बनाए, तो यहां उत्पादन पद्धति बदल गई, उत्पादन के तरीके बदल गए, तो आप देखेंगे सामाजिक व्यवस्था बदल गई। उसके बाद लोहे का ज्ञान हुआ, तब सामाजिक व्यवस्था फिर से बदली। कैसे बदली? जो काबिलियाई समाज है वो साम्राज्य में बदलने लगे, क्योंकि लोहे से अच्छे हथियार बनाए जाने लगे। लोगों ने बड़ी बड़ी जमीन को जीत करके उस पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। मतलब क्या हुआ? उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन संबंध, ये सारी चीज जब बदलते हैं, ये सब आर्थिक परिप्रेक्ष्य है, तो आप देखेंगे कि बदलाव समाज में हो जाता है, बदलाव आप देखेंगे सरकार में और राजनीति में हो जाता है, राजनीतिक व्यवहार में बदलाव हो जाता है। साथियों, ये चीज है आधुनिक साम्यवादी सोच। लेकिन जब हम प्लेटो की बात करते हैं तो अभी हमने देखा संपत्ति का साम्यवाद और स्त्रियों का साम्यवाद, जो बिल्कुल एक अलग अवधारणा है। तो यहां पर कुछ हम विषय क्षेत्र लेंगे, परिचर्चा क्षेत्र लेंगे, और देखेंगे किस प्रकार से जो प्लेटो का साम्यवाद है वो आधुनिक साम्यवाद से अलग है। बिल्कुल आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले हमने लिया, जैसे सबसे पहले लिया हमने प्रयोग क्षेत्र। क्या ले लिया साथियों? प्रयोग क्षेत्र। प्रयोग क्षेत्र में देखेंगे सबसे पहले कि जो साम्यवाद है, प्लेटो के साम्यवाद
का जो एक सिस्टम है वो केवल किसके लिए साथियों? संरक्षक वर्ग के लिए। अभी मैंने बताया आपको संरक्षक वर्ग का मतलब होता है केवल दार्शनिक, और दार्शनिक के साथ साथ जो सैनिक वर्ग है, ठीक है, जो रक्षा तंत्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम आधुनिक साम्यवाद की बात करते हैं, कार्ल मार्क्स के साम्यवाद की बात करते हैं साथियों, तो ये संपूर्ण समाज के लिए। किसके लिए है? ये संपूर्ण समाज के लिए है, केवल संरक्षक वर्ग जैसी, संरक्षक वर्ग को हम बोल सकते हैं जैसे प्रशासक वर्ग, केवल उनके लिए नहीं है, संपूर्ण समाज के लिए। जबकि प्लेटो ने क्या किया था? ऐसे लोग जो शिक्षा के प्रथम चरण में ही असफल हो जाते हैं, पहली परीक्षा में असफल हो जाते हैं, उनको बोल दिया कि भाई आप जाओ, आप व्यापार करो, किसान बन जाओ, आप मिस्त्री बन जाओ, अपना परिवार बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। केवल संरक्षक वर्गों के लिए क्या कहा उन्होंने कि इनके लिए साम्यवादी सिस्टम होना चाहिए, पत्नियों का साम्यवाद, स्त्रियों का साम्यवाद, और साथ में ध्यान रखिएगा संरक्षकों का साम्यवाद। यह है संरक्षक, और साथ में संपत्ति का साम्यवाद। देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद साम्यवाद की प्रकृति। जो साम्यवाद की प्रकृति है साथियों, आप देखेंगे कैसी है। प्लेटो कहते हैं केवल संपत्ति और स्त्रियों की साझेदारी करनी चाहिए। किसकी? संपत्ति और स्त्रियों की साझा व्यवस्था। लेकिन जब आधुनिक साम्यवाद की बात करते हैं तो इस संपत्ति के सामान्य स्वामित्व की बात करते हैं, जस्ट लाइक ट्रस्टीशिप, मतलब संपूर्ण समाज का क्या होगा? उत्पादन के साधनों पर अधिकार होगा। यहां पर आप देखेंगे कि इस प्रकार की साझी व्यवस्था केवल संरक्षक वर्ग में हो, और संरक्षक वर्ग छोटा होता है, सामान्य वर्ग जो बड़ा है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सामान्य वर्ग कौन हो गया? जो पहली परीक्षा में असफल होकर के जिसने परिवार बना लिया और बाहर चला गया, वो संरक्षक वर्ग में नहीं आएगा। तो साम्यवाद जो संपत्ति और स्त्रियों का है वो केवल संरक्षक वर्ग के लिए है, प्लेटो के संदर्भ में, मतलब बड़ा सीमित है। और यहां पर क्या है? संपत्ति का स्वामित्व पूरे समाज को दे दिया गया, सीमा कुछ नहीं, समाज पूरा है, वही क्या करेगा? आर्थिक संसाधनों पर, उत्पादन के संसाधनों पर अधिकार रखेगा, और राजसत्ता पर भी अधिकार रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य देखेंगे प्लेटो के साम्यवाद का कि न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। किसके? संरक्षक वर्ग के व्यक्तियों की। जब वो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, तब वो बिल्कुल निर्लिप्त होकर के क्या करेगा? शासन और राज्य के लिए अपनी सेवाएं देगा। ठीक है, तो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की बात की गई। लेकिन जब आधुनिक न्यूनतम आवश्यकताओं में साथियों प्राकृतिक आवश्यकताएं भी आती हैं, धन के उपयोग की आवश्यकता आती है, लेकिन लिमिटेड उपयोग की, ठीक है ना, जहां तक उसके जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन जब हम आधुनिक साम्यवाद की बात करते हैं साथियों, तो ये अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करता है। मतलब जो सर्वहारा वर्ग है, वो सर्वहारा वर्ग क्या करे? ज्यादा से ज्यादा जरूरतों को पूरी करे। कैसे कर सकता है ज्यादा से ज्यादा जरूरतों को पूरी साथियों? तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, वो आर्थिक साम्यवाद की स्थापना के बाद ही कर सकता है, मतलब संसाधनों पर जब उसे अधिकार मिल जाए। जबकि प्लेटो ने क्या किया? केवल यह बात संरक्षक वर्ग के लिए बताई है, सामान्य वर्ग को इससे बाहर कर दिया है। आगे देखेंगे साथियों, कुछ और है अंतर के आधार, थोड़ा सा पढ़िएगा। उसके बाद ये शॉर्ट समराइज सेशन जो मैंने किया है उसको ध्यान से देखिएगा। आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी साथियों यहां पर है, पूरी की पूरी तैयारी प्लेटो के संदर्भ में देखेंगे। उसके बाद विषय क्षेत्र में दार्शनिक आधार क्या है, तो दार्शनिक आधार देखेंगे कि प्लेटो के साम्यवाद में नैतिक मूल्य दार्शनिक आधार है, नैतिक मूल्यों को प्रधानता, ठीक है। जबकि आधुनिक समाजवाद जो साम्यवाद है उसमें भौतिक संतुष्टि महत्वपूर्ण पक्ष होता है। यहां पर दो चीजें हैं। देखिए प्लेटो ने क्या बोला है साफ साफ कि नैतिक मूल्यों को प्रधानता। ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं क्या क्यों हैं? आदर्श राज्य के लिए एक संपूर्ण विकसित व्यक्तित्व चाहिए, और जो संपूर्ण विकसित व्यक्तित्व होता है साथियों वो नैतिक होता है, और नैतिक व्यक्तित्व ही न्याय कर सकता है, ठीक है। और न्याय पे आधारित राज्य ही आदर्श राज्य होता है। हमने न्याय के सिद्धांत में ये चीज चर्चा मिली थी, पिछले वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा आप। यहां पर साथियों ध्यान रखिएगा कि जब हम आधुनिक साम्यवाद की चर्चा करते हैं, हम मार्क्सवादी साम्यवाद की चर्चा करते हैं, तो ये अधिकांश लोगों की भौतिक संतुष्टि की बात करता है। यहां नैतिकता की कोई बात नहीं है। भौतिक संतुष्टि मतलब धन से जो चीजें खरीदी जा सकती हैं, ली दी जा सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक साम्यवाद भौतिक संतुष्टि पर आधारित है, जबकि प्लेटो का साम्यवाद किसको महत्व देता है? नैतिक मूल्यों को। आगे देखेंगे इसके बाद सत्ता का उपयुक्त पात्र कौन है। तो अगर हम प्लेटो के संदर्भ में सत्ता के उपयुक्त पात्र की चर्चा करेंगे, तो इतनी देर से हमने जितनी भी चर्चाएं की उसमें आपका निष्कर्ष निकला है दार्शनिक वर्ग। दार्शनिकों के हाथ में सत्ता सौंप दो, दार्शनिक या फिलोसफर या इंटेलेक्चुअल्स को जब सत्ता मिल जाएगी तो उसके आधार पर आदर्श राज्य की स्थापना हो जाएगी। लेकिन जब आधुनिक साम्यवाद की बात करते हैं साथियों, तो यहां पर सर्वहारा वर्ग, प्रोलेटरिएट्स,
सर्वहारा वर्ग के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, मतलब समाज का वो वर्ग जो दबा कुचला है, मजदूर किसान वर्ग है, उसके हाथ में सत्ता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी को सोवियत रूस में सोवियत कहा गया, जिनके हाथ में जब सत्ता आई तो वहां पर सोवियत सरकार की स्थापना हुई, सोवियत बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद। तो साथियों ध्यान रखिएगा, सर्वहारा वर्ग की सत्ता की बात करता है आधुनिक साम्यवाद, लेकिन जब हम प्लेटो के साम्यवाद की बात करते हैं तो दार्शनिक वर्ग की सत्ता की वो बात करता है। अच्छे से चीजों को नोट डाउन करते जाइएगा, बिल्कुल निचोड़ में आपको बता रहा हूं, इससे बाहर एक क्वेश्चन प्लेटो का नहीं जाएगा, लेकिन तैयारी पूरी आपको करनी है। देखेंगे नेक्स्ट, लक्ष्य प्राप्ति का साधन देखेंगे। क्या लक्ष्य प्राप्ति का साधन? तो जब हम प्लेटो के साम्यवाद की बात करते हैं तो अभी हमने इतनी बड़ी शिक्षा व्यवस्था की चर्चा कर ली, मतलब लक्ष्य प्राप्ति का मूल साधन क्या है? शिक्षा प्रणाली, ठीक है। लेकिन आधुनिक साम्यवाद में क्या है, ध्यान रखिएगा, क्रांति और औद्योगिकरण, क्रांति और औद्योगिकरण, इसके माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति होगी। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग आधार हैं, लक्ष्य भी दोनों के अलग अलग हैं। तो अगर हम वर्तमान आधुनिक साम्यवाद की चर्चा करें तो प्लेटो का साम्यवाद उससे बिल्कुल भी साम्यता नहीं रखता, दोनों में अच्छा खासा अंतर है। साथियों चाहिए तो एक बार इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद प्लेटो को हम समराइज कर लेते हैं शॉर्ट में। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट एक बात करते हैं, आदर्शवत राज्य और उसके साथ साथ प्लेटो का निष्कर्ष। देखिए, आदर्शवत राज्य की थोड़ी सी चर्चा कर लें। प्लेटो बात करते हैं आदर्शवत राज्य की। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि अच्छा राज्य कौन सा है? अच्छा राज्य वो है जो दार्शनिकों की सत्ता पर आधारित है और वही आदर्श राज्य होगा। लेकिन प्लेटो कहते हैं कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो अपूर्ण होता है, मनुष्य पूर्ण नहीं है। इस शब्द को ध्यान रखिएगा कि मनुष्य पूर्ण नहीं है, मनुष्य पूर्ण नहीं है। चूंकि मनुष्य पूर्ण नहीं है, उसका व्यक्तित्व आधा अधूरा है, इसलिए वो दार्शनिकों की सत्ता की स्थापना ही नहीं होने देगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि किसकी स्थापना कर दी जाए? कानून की सत्ता की। किसकी स्थापना कर दी जाए? कानून की सत्ता की। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि जो अपूर्ण मनुष्य होता है साथियों, वो अपने हितों को पहले पूरा करने की कोशिश करता है। जब सभी मनुष्य अपने अपने हितों की पूरा करने की कोशिश पहले हमारा ऐसा करने लगेंगे तो ये व्यक्तियों के बीच संघर्ष को जन्म देगा और ये संघर्ष मानव अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लगा देगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि मानव समाज में संघर्ष न हो, सब मिलजुल करके रह सके, मिलजुल करके समाज को आगे चला सके, राष्ट्र को आगे, राज्य को आगे चला सके। इसके लिए कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, कानून की सत्ता की स्थापना कर दी जाए, हर एक चीज को कानून से नियंत्रित किया जाए। अब वर्तमान समय में राज्य दो हो सकते हैं। वर्तमान मतलब प्लेटो के समय के वर्तमान में दो प्रकार के राज्य हो सकते हैं। आदर्शवत राज्य, अगर आदर्शवत राज्य की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, प्लेटो कहते हैं कि आदर्शवत राज्य दो प्रकार का होगा। राज्यों के संदर्भ में वर्गीकरण, सबसे पहला जहां कानून की मान्यता हो, ठीक है, और जहां पर कानून की मान्यता न हो, एक हो और दूसरी ना हो, दोनों पर थोड़ी से हम देखते हैं डिस्कशन करके कि दोनों में अंतर क्या है। जहां पर कानून की मान्यता है साथियों, कानून को लोग मानते हैं, कानून के बंधन को मानते हैं, ऐसी जगह पर सबसे अच्छी राजनीतिक व्यवस्था कौन सी हो सकती है? तो ध्यान रखिएगा, प्लेटो कहते हैं जहां पर कानून के प्रति क्या है? एक भय है, कानून को मानने की प्रवृत्ति है, कानून के अनुसार अनुशासित रहने की प्रवृत्ति है, वहां पर राजतंत्र सबसे श्रेष्ठ होगा। क्या होगा? राजतंत्र श्रेष्ठ होगा, राजतंत्र श्रेष्ठ होगा। तो निकृष्ट क्या होगा साथियों? जब राजतंत्र श्रेष्ठ है तो ध्यान रखिएगा, कहते हैं ये कि जहां पर कानून की मान्यता है वहां पे लोकतंत्र निकृष्ट होता है। क्या होता है? लोकतंत्र निकृष्ट होता है और राजतंत्र क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको ये निचोड़ बता रहा हूं प्लेटो का कि आदर्शवत राज्य के संदर्भ में उन्होंने राज्यों का वर्गीकरण किया है। ऐसा राज्य जो कानून को मानता है, ऐसी जगह जहां पर लोग ऐसे हैं जो कानून को मानते हैं, कानून का अनुसरण करते हैं, वहां पर सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था होगी राजतंत्र या मोनार्क, और सबसे घटिया राजनीतिक व्यवस्था होगी लोकतंत्र। अब ये लोकतंत्र वो नहीं है जो लोकतंत्र आज का है, यहां लोकतंत्र की परिभाषा दूसरी है साथियों, अभी उसको चर्चा में नहीं लेंगे। जब हम अरस्तु पढ़ेंगे वहां पर लोकतंत्र को देखेंगे तो प्लेटो के लोकतंत्र के साथ अरस्तु के लोकतंत्र को समझ करके आधुनिक लोकतंत्र से उसकी चर्चा कर देंगे। लेकिन अभी केवल आपको यह समझना है कि अगर कानून को मान्यता दी जाए तो सबसे अच्छा शासन क्या है?
राजतंत्र और सबसे घटिया शासन लोकतंत्र है। लेकिन जहां पर कानून को मान्यता नहीं है, जहां पर कानून को मान्यता नहीं है, वहां पर लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है और नृशंस तंत्र सबसे घटिया होगा। ठीक है ना? जहां पर कानून को मान्यता नहीं है वहां पर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ लिख लेंगे, लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ। और निकृष्ट क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, निकृष्ट होगा नृशंस तंत्र, मतलब जिसको टायरनी कहते हैं या जिसको तानाशाही कहते हैं, नृशंस तंत्र। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रख लेंगे। यहां पर मैंने बताया कि अगर मान लीजिए कानून के बंधन को लोग नहीं मानते, इस प्रकार का समाज है, तो वहां पर लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ होता है प्लेटो के अनुसार, और नृशंस तंत्र, टायरनी जिसको कहते हैं, ऑटोक्रेसी कहते हैं, या जिसको हम तानाशाही कहते हैं, वो व्यवस्था, या जिसको बोल सकते हैं घटिया राजतंत्र जिसको कहते हैं, वो सबसे वहां पर क्या होगा? नृशंस तंत्र क्या होगा? वहां की सबसे बेकार व्यवस्था होगी जहां कानून को मान्यता नहीं है। साथियों, यहां पर क्या ये चेंज कैसा हुआ, कुछ समझ में थोड़ा सा आना चाहिए। देखिए, कानून का होना और कानून का न होना, कानून का होना तो राजतंत्र बेहतर है और लोकतंत्र घटिया है, कानून का न होना तो लोकतंत्र बेहतर है और नृशंस तंत्र घटिया है। ठीक है ना? केवल ये निष्कर्ष ध्यान रखिएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब लोगों में कानून को मानने की बात है, तो कानून, अगर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति भी अगर दार्शनिक जैसा व्यक्ति है, और वो क्या करता है, अपनी बात कहता है, वो कानून बन जाता है, क्योंकि राजा जो कहता है वो कानून होता है। तो वहां पर कानून को लेकर के किसी प्रकार का कोई, जिसको बोल सकते हैं कि दो भाव वाली स्थिति नहीं होगी, या कानून को लेकर के नासमझी वाली स्थिति नहीं होगी। सब समझेंगे और सब उसका पालन करेंगे। एक ही व्यक्ति क्या करेगा? वहां पर अपना निर्णय कानून के रूप में देता रहेगा। लेकिन जब लोकतंत्र है साथियों, तो लोकतंत्र भीड़ तंत्र होता है, बहुत से लोगों का एक साथ शासन। यहां पर बहुत से लोग जब मिल जाते हैं और कानून का शासन की स्थापना करते हैं, तो यह कानून का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि लोग मनोवेगों के आधार पर काम करते हैं, अपने स्वहित के आधार पर काम करते हैं, राज्य हित कहीं ना कहीं पीछे चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में साथियों ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र बेहतर काम नहीं कर पाता। इसलिए जहां कानून है वहां लोकतंत्र घटिया शासन है, ऐसा प्लेटो कहते हैं। लेकिन जहां कानून नहीं है वहां सबको सुरक्षा देने की स्थिति से फिर लोकतंत्र ही बेहतर है। ठीक है, तो लोकतंत्र के दो स्वरूप हमें पता है कि अगर हम यहां लोकतंत्र का डिस्कशन करेंगे तो आप आज की पेरीफेरी में लोकतंत्र को समझ रहे होंगे, ये प्लेटो की पेरीफेरी का लोकतंत्र अभी आप नहीं समझ रहे होंगे। इसलिए मैंने उदाहरण भी ऐसा दिया कि आज के लोकतंत्र को आप समझते हुए ही क्या करें, प्लेटो ने क्यों बेहतर कहा है और क्यों घटिया कहा है, वो चीज आप समझ लें। तो साथियों, यहां पर हमने प्लेटो की पूरी चर्चा कंप्लीट कर ली है। आज हमारा प्लेटो का पार्ट 3 सेशन कंप्लीट हुआ है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल साइंस के लिए। मुझे उम्मीद है चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। साथियों, इन चीजों को एक बार वीडियो रिवाइज करके देखिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन प्लेटो से बाहर नहीं आने वाला है, लेकिन शर्त यह है कि बहुत कंसंट्रेट होकर के चीजों को आपको सीखना है। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। फिर से नए विचारक के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।